बोलिए जागो भारत की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें आज बिहार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। मधुबनी के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। ललित कर्पूरी स्टेडियम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए इसके अलावा जोगबनी के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी अमित शाह जाने वाले हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर आवासीय भवन का भी यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एसएसबी जवानों के लिए आवासीय भवन का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। एसएसबी 56 बटालियन स्थित भवन का ऑनलाइन उद्घाटन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। यानी कि उनका दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि आज कई कार्यक्रम है वहां पर वो शिरकत करेंगे। बतौर मुख्य अतिथि भी यहाँ पर पहुंचने वाले जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कि बिहार सरकार पर कैसे निशाना साधते हुए नजर आते हैं। आज बिहार दौरे पर अमित शाह एक बार फिर से आपको बताते हैं कि मधुबनी के झंझारपुर में एक तो जनसभा होने वाली है। ललित कर्पूरी स्टेडियम में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और जोगबनी की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। चेक पोस्ट पर आवासीय भवन का उद्घाटन करेंगे। एसएसबी जवानों के लिए आवासीय भवन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। अमित शाह का कार्यक्रम झंझारपुर में जनसभा। देखिए आपको लगातार विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। भारत नेपाल के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले, जो कि कई मायनों में खास हो जाता है। एसएसपी जवानों के लिए आवासीय भवन का उद्घाटन करते हुए अमित शाह वहां पर नजर आने वाले हैं। एसएसबी 56 बटालियन भवन का ऑनलाइन उद्घाटन अमित शाह करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मीटिंग होने वाली है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा यहां पर हो सकती है। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए लगातार उनके कार्यक्रम को लेकर आपको हम बता रहे हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात की उद्घाटन यहां पर करेंगे आवासीय भवनों का, और साथ ही यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी होने वाली है मीटिंग। उधर एक और बड़ी खबर है पुणे से, जहां पर आरएसएस की वार्षिक बैठक का आज आखिरी दिन है। एसपी कॉलेज परिसर में आरएसएस की ये बैठक हो रही है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सामाजिक समरसता, नारी सशक्तिकरण, इसके अलावा शिक्षा पर भी मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। देश की जो स्थिति फिलहाल है, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो इसलिए ये बैठक कई मायनों में बेहद खास है और आज इस बैठक का आखिरी दिन है। तीसरा और आखिरी दिन आज का है। देश के ताजा जो हालात है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें पुणे से, जहां पर आरएसएस की वार्षिक बैठक का आज अंतिम दिन है। लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी और इसके अलावा तमाम जो ऐसे ज्वलंत मुद्दे इस वक्त देश में हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज जेपी नड्डा जब पहले दिन इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, ये उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको उस वक्त की एक और बड़ी खबर बता देते हैं। आज से 2 दिन हैदराबाद में जुटेंगे देश भर के कांग्रेस के नेता। खड़गे ने बुलाई है नवगठित सीडब्ल्यूसी की पहली मीटिंग, जिसमें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस के चारों मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में होंगे शामिल। कल शाम रैली कर 5 गारंटी की घोषणा करते हुए नजर आएंगे सोनिया गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी की घोषणा करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि कर्नाटक में भी गारंटी यहाँ पर दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी गारंटी दी थी कांग्रेस पार्टी ने। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। बैठक में सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख भी यहां पर शामिल होने वाले हैं। यानी कि नवगठित सीडब्ल्यूसी की जो यहां पर टीम थी उसकी मीटिंग बुलाई गई है। 2 दिन हैदराबाद में कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज जुटने वाले हैं। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है। ये आपको बता रहे हैं हम कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस मीटिंग में शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल होने वाले। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर जुटते हुए नजर आएंगे और कांग्रेस के जो चारों मुख्यमंत्री हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। और कल शाम यहाँ पर रैली भी होगी, जिसमें कि 5 गारंटी की घोषणा करती हुई सोनिया गांधी नजर आने वाली है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी दी जाएगी और महंगाई, बेरोजगारी इसके कैसे निपटना है ये प्लान जनता के सामने रखा जाएगा। और इसी बीच मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी आपको देते हैं। भारत जोड़ो की तर्ज पर जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। आज से प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी जन आक्रोश यात्रा। 20 सितंबर से 7 अलग अलग संभागों में यात्रा का आयोजन होगा। यात्रा निकाली जाएगी। गांधी जयंती पर यात्रा का भोपाल में समापन होगा, यानी कि 2 अक्टूबर को यात्रा का समापन हो जाएगा। यात्रा का नेतृत्व करने वाले नेताओं को रोड मैप भी सौंप दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी राहुल गांधी की तरफ से और अब उसी तर्ज पर जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी मध्य प्रदेश में। आज से कांग्रेस का ये कार्यक्रम है। जन आक्रोश यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली जाएगी और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। भोपाल में इसका समापन होगा, यानी कि 16 सितंबर से लेकर
2 अक्टूबर तक जन आक्रोश यात्रा भारत जोड़ो की तर्ज पर कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है और भोपाल में इसका समापन होगा। इसका जो भी रोड मैप है वो सौंप दिया गया है। 7 अलग-अलग संभागों से होकर ये यात्रा गुजरेगी। गांधी जयंती पर यात्रा का समापन मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल में हो जाएगा। भारत जोड़ो की तर्ज पर ही इस यात्रा को निकाले जाने का निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया है। तो पूरे सूबे में कांग्रेस निकालने जा रही है जन आक्रोश यात्रा। अगली बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। बस्तर की आदिवासी सीटों पर आम आदमी पार्टी की नजर है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। जगदलपुर में एक बड़ी जनसभा को दोनों संबोधित करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली सीएम केजरीवाल का 3 महीने में तीसरा दौरा, जो कि कई महीनों में खास है। छत्तीसगढ़ में चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले आप देखिए यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचने वाले। कल पंजाब में थे अरविंद केजरीवाल, अब पंजाब से सीधे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ जाएंगे और यहाँ पर जो आदिवासी क्षेत्र है उन पर फोकस रहने वाला है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। उनके साथ भगवंत मान भी जाएंगे। आपने देखा है अमूमन कि जब भी जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं तो अरविंद केजरीवाल तो पहुंचते हैं, उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ पहुंचते हैं। अब जगदलपुर में एक बड़ी जनसभा यहां पर होने वाली, जिसको संबोधित करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। और 3 महीने में अरविंद केजरीवाल का ये तीसरा दौरा, जो कि कई महीनों में खास माना जा रहा है। और चलिए पलक अब रुख करते हैं न्यूज़पेपर हेडलाइंस का। और आज अखबारों में प्रमुखता से कौन कौन सी बड़ी खबरें बताई गई है ये हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अनंतनाग की, जम्मू कश्मीर पे। आपने देखा है कि 4 दिन से वहां पर मुठभेड़ लगातार जारी है। 4 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों की तलाश में घेराबंदी लगातार की जा रही है। कश्मीर एडीजीपी ने कहा है कि 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं और सभी को मार गिराया जाएगा। एडीजीपी की तरफ से ये बात कही गई। लेकिन अगर हम हेडलाइंस का जिक्र करें अखबारों में, तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन है और ये मैं आपको बताना चाहूंगी। दैनिक भास्कर में लिखा हुआ है कि चौथे दिन भी मुठभेड़ जारी, अब तक 4 शहीद हो चुके। घने जंगलों में छिपे आतंकियों को 2000 जवान ढूंढ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की अगर बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में भी फिलहाल खबर प्रमुखता से यहाँ पर बताई गई है। और देखिए यहाँ पर तस्वीर जो कि कल आपने देखी भी थी, भारत24 ने भी आपको दिखाई थी। और स्मोक राइजेस आफ्टर अ ब्लास्ट एट द सस्पेक्ट हाइड आउट ऑफ द मिलिटेंट्स, यानी कि उन जगहों पर विशेष फोकस किया जा रहा है जहां पर लग रहा है पुलिस वालों को, सुरक्षा कर्मियों को कि यहाँ पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, वहां पर अटैक किया जा रहा है। एनबीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हेडलाइन है, एक और शहीद, आतंकी घेरे गए हैं, मोर्टार से हमला किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर जो कल सामने आई थी वो दिखाई गई, आप उसका जिक्र कीजिए। बिल्कुल महिमा, हिंदुस्तान मेरे पास है और इसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर दी गई है हेडिंग, अनंतनाग में एक और शहीद जाबाजों का कल अंतिम संस्कार हुआ। और वाकई जो तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही थी, मतलब उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, जिनके वो अपने थे, जिन्होंने खोया है। पूरा देश तो गमगीन है ही, लेकिन जो उनके अपने थे, जो उनका बच्चा था। और ये तस्वीर एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। उनका छोटा सा एक 7 साल का बच्चा, ये देखिए, मतलब 7 साल का बच्चा जिसे ठीक से भी दुनिया का ज्ञान भी नहीं है, वो अपने पिता का जो पार्थिव शरीर था, पार्थिव देह थी, उसको रिसीव किया। उनकी एक 2.5 साल की छोटी सी लाडली है, उसे रिसीव किया। तो मतलब वाकई जो तस्वीर जो थी वो बहुत कष्टदायक वो तस्वीर थी। और ये छोटा सा बच्चा आपको इसमें नजर आ रहा होगा, सेना की वर्दी पहना हुआ है और अपने पिता को सैल्यूट करता हुआ। तो वाकई ये जो छोटा सा बच्चा है वो भी काफी हिम्मत वाला। और महिमा, वाकई उस समय भी जब मैं ये तस्वीरें देख रही थी, हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे और एक एक तस्वीर, मतलब उनकी छोटी सी एक 2.5 साल की लाडली बेटी उनके पीछे वो छोड़ गए हैं, उनकी जो पत्नी है। अगर बात हम आशीष की करें तो आशीष भी अपने सपनों का घर तैयार कर रहे थे, उनकी भी एक छोटी सी बेटी है, उनकी 3 बहनों में इकलौते वो भाई थे। तो आक्रोश पूरे देश में है और जो गुस्सा है वो लगातार बरकरार है और हर एक शहादत का बदला भारत जरूर लेगा, ये बार बार कहा जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो जो इलाके महिमा भी आप जिक्र भी कर रही थी, वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाना भी काफी मुश्किल रहता है। बिल्कुल, उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन देखिए अनंतनाग के शहीदों का अंतिम संस्कार, जिसका जिक्र आपने किया भी, कर्नल मनप्रीत सिंह को 7 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी है। वो तस्वीरें क्योंकि हमने कल दिखाई भी, और देखिए यहाँ पर जिसका जिक्र भी किया गया। और सबसे बड़ी बात की आर्मी की वर्दी पहनकर उस बच्चे ने अपने पिता को जय हिंद कहा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक बार मैं आपको बता
देती हूँ। जय हिंद पापा, ये शब्द थे शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के 6 साल के बेटे कबीर के, जिसने सेना की वर्दी पहनकर पिता को अंतिम विदाई दी। मनप्रीत सिंह का पंजाब के मोहाली जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कल किया गया था और भारत 24 ने दिन भर में आपको तस्वीरें दिखाई भी थी। इसके अलावा मेजर आशीष, जिसका आप जिक्र भी कर रही थी कि बहन पूरे रास्ते सैल्यूट करती हुई नजर आई थी, और वो तस्वीर भी मेरे ख्याल में दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो दैनिक भास्कर में वो तस्वीर भी है। देखिए, इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी और देखिए यहाँ पर बात की गई है। बहन यहाँ पर फिलहाल रोती भी लगती हुई नजर आ रही हैं और पानीपत के शहीद मेजर आशीष ढौंचक की बहन ने उनको कल विदाई दी थी। और जैसे कि आप बता भी रही थी अभी कि काफ़ी वहाँ पर मुश्किलें होती, वो इसलिए पलक क्योंकि पीर पंजाल रेंजेस है। हिमाचल से होते हुए ये पीर पंजाल रेंजेस जो शुरू होती है और जम्मू कश्मीर में पहुँचती है, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये पीर पंजाल रेंजेस यानी कि पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं बहुत ही घने जंगल है, और उन घने जंगलों पर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर देखिए स्थानीय लोगों की मदद तो उनको मिल ही रही है आतंकियों को, और ऐसे में घने जंगल, तो जाहिर तौर पर मुश्किलें यहाँ पर थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी उन आतंकियों से बदला लिया जाएगा। बिल्कुल, और इस पर लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बमबारी वहां पर की जा रही है, ड्रोन से नजर रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से वहां पर नजर रखी जा रही है। आतंकी के खात्मे को सैन्य अभियान में और तेजी कर दी है, लेकिन जो ये बड़ा हमला हुआ ये कहीं ना कहीं बताता है कि अभी आतंकियों का खात्मा नहीं हुआ है, और यही वजह है कि बार बार ये कहा भी जा रहा है कि हम हर एक शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। और क्योंकि ये तस्वीरें हमने कल दिन भर भी दिखाई, हमने कल मेजर आशीष के घर की तस्वीरें दिखाई, हमने कल मनप्रीत के घर की तस्वीरें दिखाई, और वाकई मतलब ये जो तस्वीरें हैं इन तस्वीरों को देखकर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने आंसू भी रोक पाएगा। एक जो छोटा सा बच्चा है, जैसे पता भी नहीं है, छोटी सी उनकी बेटी है, उसको तो शायद पता भी नहीं है कि उसके जो पिता है, उसके जो पापा हैं, वो अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। महिमा पलक, आप क्योंकि यहाँ पर जिक्र करिए, हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया अगर बात करें तो फर्स्ट इंडिया की भी हेडलाइन है, फोर्सेस यूज ड्रोन्स एंड फायर मोर्टार शेल्स एज एंटी टेरर ऑपरेशंस। इसके अलावा मिसिंग सोल्जर्स फाउंड डेड, 2 अदर इंजर्ड इन गन फाइट, यानी कि 2 और यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने भी दिखाई हुई है। इसके अलावा भी फिलहाल जानकारी ये है कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है। अब अगली बड़ी खबर आप बताइए पलक। बिल्कुल मैं अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में फिर एक बार टॉप पर है। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर बरकरार है। बाइडेन 7वें स्थान पर और ऋषि सुनक है 15वें स्थान पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर लगातार बरकरार है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की जो पहले स्थान पर स्थिति है वो लगातार बरकरार है, ये बड़ी जानकारी है। 76% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं। बाइडेन है, और इसके अलावा आपको बता दें अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की जो स्थिति है वो नंबर 1 पर लगातार बरकरार है 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ। इसके अलावा बाइडेन की अगर बात करें तो 7वें स्थान पर और सुनक है 15वें स्थान पर। देखिए खास बात यही है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है और उसी छवि के कारण आज भारत कितना ताकतवर बनता जा रहा है। अंतरिक्ष में हमने देखा भारत की जय जयकार हुई है। इसके अलावा अगर बात करें अन्य क्षेत्रों में भी तो भारत की जय जयकार हो रही है, और आपने ऑलरेडी बता दिया कि टॉप पर एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री, जो कि खुशी की बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूएई ने पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैप यहाँ पर जारी किया गया। अब आप देखिए यूएई के डेप्यूटी पीएम ने भारत का नक्शा यहाँ पर जारी किया, और सबसे खास बात कि पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा इसमें दिखाया गया है। बिल्कुल, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ पर मैप जारी किया गया है, और साथ ही बड़ी जानकारी है कि G20 पर इसमें जो सहमति बनी थी और उसके बाद यूएई ने की तरफ से ये नक्शा जारी किया गया। ये बड़ी जानकारी है। डिप्टी पीएम ने ये नक्शा जारी किया है और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको हम देंगे। महाकुंभ से जुड़ी हुई है। 2025 के लिए योगी सरकार ने फिर खजाना खोल दिया है। ये बड़ी जानकारी है। जारी किए हैं 1000 करोड़ रुपए। कई अरब से होगा भव्य आयोजन। जिस तरीके से भव्य आयोजन होने की यहाँ पर तैयारी चल रही है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है, क्योंकि कई अरब का यहाँ पर बजट जो पारित कर दिया गया है, और ये बड़ी जानकारी है। 1000 करोड़ का यहाँ पर बजट जारी कर दिया गया है। 2.5 अरब से होगा भव्य आयोजन।
क्योंकि अब 2025 का समय यूं तो कहे कि बहुत कम रह गया है। इसके नजरिए से अगर हम देखें, भव्य आयोजन के नजरिए से देखें तो अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। 1000 करोड़ का भी बजट महिमा जारी हो चुका है। देखिए, योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है, राज्य का विकास हो, राज्य में इन्वेस्टर्स आए, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और ये अच्छी खबर है कि 2.5 अरब से ज्यादा का भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है और महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारी सरकार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, ये इससे थोड़ा हट करे लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तो है, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता है, जो कि हम कुछ देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। यहाँ पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन फ्रंट पेज पर राइट साइड दिखने लगी, राम मंदिर की भव्यता, 14 दरवाजे तैयार हो चुके, यानी कि जनवरी का वो समय होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन अब जो ग्राउंड फ्लोर है 170 खंभों पर वो खड़ा है और उसमें 14 दरवाजे जो कि फिलहाल तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा नक्काशी की जा रही है, दरवाजों को सुंदर रंग दिया जा रहा है, मूर्तियां यहां पर अब तैयार हो चुकी है। यानी कि दिसंबर तक काम पूरा करने का टारगेट है उत्तर प्रदेश यानी कि अयोध्या में। और अब जनवरी का वो इंतजार होगा जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि राजनीति से जुड़ी हुई है। आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी को सलाह, दक्ष रहें, इंडिया गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही से काम नहीं चलेगा। देखिए, यह समन्वय समिति की मीटिंग यहाँ पर जारी है जिसमें कि तमाम बड़े बड़े जो नेता है वो फिलहाल मौजूद है। मैं कल खबर भी पढ़ रही थी कि 36 संगठन इसमें शामिल है। बेसिकली यहाँ पर जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे सपोर्ट करें या फिर कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर जिसको लेकर के चर्चा हो सकती है, उसको लेकर मंथन फिलहाल इसमें हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर की गई है कि इंडिया गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करें, लेकिन लापरवाही से काम नहीं चलेगा। तो साफ तौर पर एक तरीके से देखें तो हिदायत भी दे दी गई है कि आप हल्के में ना लें, क्योंकि लापरवाही भारी भी पड़ सकती है, लापरवाही से काम नहीं चलेगा। ये आरएसएस की तरफ से बड़ी हिदायत के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। INDIA गठबंधन से डरने की भी जरूरत नहीं है, ये भी बड़ी जानकारी आई है सामने। इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। प्रियंका गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर। आपको बता दें, हिमाचल को आर्थिक मदद के लिए पत्र लिखा गया है। केदारनाथ त्रासदी की तर्ज पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल के हालात हमने देखे, महिमा किस तरीके से बने हुए थे, सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल में ही हुआ है। और इसी को लेकर केदारनाथ की तर्ज पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है और हिमाचल को आर्थिक मदद के लिए पत्र लिखा गया है। हालांकि केंद्र की तरफ से हिमाचल को मदद भी मुहैया कराई गई है। और वहां पर जब अमित शाह पहुंचे हुए थे, जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, जिस दौरान यहां पर त्रासदी हुई थी, उस दौरान उन्होंने भरोसा दिया था कि अगर आपको जो भी जरूरत होगी हिमाचल को, वो केंद्र की तरफ से हर संभव मदद को हम तैयार हैं। देखिए, लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हाल फिलहाल में मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से भी, तब भी उन्होंने ये बात रखी थी। और प्रियंका गांधी भी चूंकि वहां पर खुद मौजूद थी, मिलने के लिए गई थी और प्रियंका गांधी ने वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी है। इसी वजह से प्रधानमंत्री को फिलहाल ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और अब देखते हैं किस तरह से केंद्र सरकार मदद यहाँ पर करते हुए नजर आएगी हिमाचल प्रदेश